वर्गीकरण करने से या क्लासिफिकेशन करने से स्टडी इजी हो जाती है। इसी तरह अगर हम लोग तत्वों के वर्गीकरण की बात करें तो वैज्ञानिकों ने तत्वों को वर्गीकृत करने का विचार इसलिए मन में लाए कि इतने सारे तत्व हैं, उनकी प्रॉपर्टी को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो उन्हें हम क्लासीफाई कर दें। क्लासिफिकेशन करने से क्या होगा कि तत्वों की स्टडी हमारी आसान हो जाएगी। जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं अगर उन्हें हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो उनका जो स्टडी करना होगा वो इजी हो जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले किसने किसने प्रयास किए उनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तत्वों के वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले जो अपना मत प्रस्तुत किया वो थे डोबराइनर। डोबराइनर ने अपना एक नियम दिया जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रायड नियम या त्रिक नियम। डोबराइनर ने तत्वों को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए और इस 3 एलिमेंट के ग्रुप को नाम दिया ट्रायड। ट्रायड नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ट्राई का मतलब होता है 3। तो एक ग्रुप में 3 एलिमेंट उन्होंने रखे। अगर हम लोग ट्रायड की बात करें, जो उन्होंने ट्रायड बनाए थे उसमें एक ट्रायड था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। दूसरा ट्रायड है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। और तीसरा ट्रायड है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। किसी एक ट्रायड की अगर हम लोग बात करें तो इसकी खासियत क्या थी? खासियत इसकी ये थी ट्रायड की कि इसमें जो पहला एलिमेंट है और तीसरा एलिमेंट है, अगर इनके एटॉमिक मास का हम लोग एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के अप्रॉक्स इक्वल आता है। ऐसा हम लोग किसी भी ट्रायड के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाले ट्रायड की बात करें तो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वह कितना है? 7। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है? 39। अगर हम लोग इनका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास आएगा 23। तो 23 एटॉमिक मास है वह सोडियम का है। इसी तरह हम लोग किसी दूसरे ट्रायड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम से स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ट्रायड से ब्रोमीन का एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डोबराइनर का जो ट्रायड नियम था ये सभी एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि सभी एलिमेंट्स को हम लोग ट्रायड में रखकर क्लासीफाई नहीं कर सकते थे। इसलिए जो इनका नियम था वो बहुत ज़्यादा इसे एप्रिसिएशन नहीं मिला। इसके बाद जो दूसरा प्रयास था वह न्यूलैंड द्वारा किया गया एलिमेंट्स को वर्गीकृत करने का। न्यूलैंड ने अपना एक नियम दिया जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने क्या किया? इन्होंने तत्वों को स्टडी किया और इन्होंने तत्वों को स्टडी करने के पश्चात परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया और ये बताया कि जब हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं तो जो प्रत्येक 8वां तत्व होता है वह पहले वाले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे म्यूज़िक में सा रे गामा पा धा नी सा। सा जो शब्द है वो दोबारा रिपीट होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा आ गया है। अगर इसे हम लोग न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ पर अप्लाई करें तो स्लाइड में आप देख पा रहे हों, अगर हम लोग लिथियम से स्टार्ट करते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा दोबारा रिपीट होगा सोडियम पर। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। अगर हम बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं सा रे गामा पा धा नीसा, तो सा रिपीट होगा मैग्नीशियम पर। इस तरह से बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। तो प्रत्येक 8वां जो एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी को शो करेगा। इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये जो लॉ था वो कैल्शियम के जो बाद के एलिमेंट्स हैं, जो हैवी एलिमेंट्स हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था। जैसे अगर हम लोग बात करें
अगर हम लोग एल्यूमिनियम से शुरुआत करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा जो रिपीट होगा दोबारा वो क्रोमियम पर रिपीट होगा। तो लो एल्यूमिनियम और क्रोमियम की प्रॉपर्टी है ये सिमिलर नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पर, लिमिटेशन ये हो गई कि कैल्शियम के बाद के जो हैवी एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ये इनका ड्रॉबैक था न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ का। फिर भी इनके जो लॉ इन्होंने जो दिया है उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और इसके लिए न्यूलैंड को केमिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की तरफ से डेवी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। न्यूलैंड के बाद आगे जो प्रयास किया गया वो लोथर मेयर और दिमित्री मेंडलीव द्वारा किया गया तत्वों को क्लासीफाई करने का। लोथर मेयर और मेंडलीव ने इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अपना अपना काम स्टार्ट किया और इनके दोनों लोगों के काम करने का जो क्राइटेरिया था वो सिमिलर था। दोनों ही साइंटिस्टों ने तत्वों की फिजिकल प्रॉपर्टी को कंसीडर किया और उसी के बेसिस पर अपना अपना मत प्रस्तुत किया। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लोथर मेयर ने क्या बताया। लोथर मेयर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1869 में अपना एक मत प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा जब तत्वों को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो जो उनके भौतिक गुण जो होते हैं वो एक निश्चित अंतराल के पश्चात उसमें समानता प्रदर्शित होती है। इन्होंने कौन कौन से भौतिक गुण कंसीडर किए, इन्होंने तत्वों के जो परमाणु आयतन है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इन्हें कंसीडर करते हुए तत्वों के एटॉमिक मास के साथ एक ग्राफ प्लॉट किया। और एक ग्राफ प्लॉट करने पर इन्होंने ये पाया कि उस ग्राफ में बहुत सारे पीक्स आते हैं। उन पीक्स पे मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं। इन मैक्सिमा और मिनिमा पर एटम्स लाई कर रहे हैं और जो असेंडिंग लाइंस हैं और डिसेंडिंग लाइंस हैं उन पर भी एटम्स लाई कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये कहा कि जो कर्व हमें मिल रहा है उस कर्व में सिमिलर पोजीशन पर सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट लाई करते हैं। जैसे जो कर्व के पीक्स हैं वहाँ पर एल्कली मेटल्स या क्षार धातुएं मिलती हैं। जो कर्व का मिनिमा है वहाँ पर संक्रमण धातुएं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिल रहे हैं। जो असेंडिंग लाइन है, असेंडिंग लाइन के मिड पर हमें हैलोजन्स मिल रही हैं। इस तरह से इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का जो ग्राफ प्लॉट किया है उसमें कर्व पर डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं और सिमिलर पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या थी, लोथर मेयर का जो कॉन्सेप्ट था उसे इतना ज़्यादा एप्रिशिएशन क्यों नहीं मिला। इसका रीज़न ये था कि जो इनका कर्व था, लोथर मेयर जो कर्व था उस पर एलिमेंट्स को ध्यान रख पाना बड़ा टिपिकल कार्य था कि इतने सारी एलिमेंट्स हैं, उन्हें कर्व की फॉर्म में कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पर लाई कर रहा है ये थोड़ा सा टिपिकल था। इसलिए इनके काम को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। इन द सेम टाइम मेंडलीव भी वही कार्य कर रहे थे। मेंडलीव ने भी 1869 में एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए अपना मत प्रस्तुत किया। इन्होंने सेम वैसे ही जैसे लोथर मेयर ने बताया कि जब तत्वों को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग अरेंज करते हैं तो क्या होता है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में एक निश्चित अंतराल के पश्चात क्या होती है, समानता प्रदर्शित होती है। मेंडलीव के समय में उस समय 63 एलिमेंट नोन थे। एक रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया और उस टेबल को हम लोग बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और जो इन्होंने नियम दिया उसे हम लोग बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ या मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। नियम किससे रिलेटेड है, एटॉमिक मास से रिलेटेड है कि जब हम लोग तत्वों को परमाणु भार या एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो
एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उनमें आवर्तिता होती है, उनमें सिमिलरिटी शो होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम। अब इन्होंने जो सारणी बनाई, जो टेबल बनाई, उस टेबल की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, क्या क्या विशेषताएं थी, उसके क्या एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज थे, इनके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, जो पीरियोडिक टेबल थी, उसकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता है वो ये है कि इनकी जो पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में है। एटम्स को अरेंज किया गया है परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। सेकंड है कि इनकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 8 वर्टिकल कॉलम हैं, 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं। इन ऊर्ध्वाधर कॉलम या वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग बोलते हैं ग्रुप, और 6 हॉरिजॉन्टल कॉलम हैं या क्षैतिज कॉलम हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं आवर्त। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिन्हें हमने ग्रुप कहा है, उनमें से 1 से लेकर 7 तक के जो ग्रुप्स हैं उन्हें 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। और जो 8th ग्रुप है उसे डिवाइड नहीं किया गया है। इसके पश्चात अगर हम लोग आवर्त की बात करें तो आवर्त में पहला, दूसरा और तीसरा ये आवर्त हैं, इनमें कोई विभाजन नहीं किया गया है। लेकिन 4th, 5th और 6th आवर्त हैं, इन आवर्त को 2 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे एक पीरियोडिक टेबल बनी हुई है जो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी है। इसमें सबसे ऊपर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th ये रोमन लेटर्स लिखे हुए हैं, ये ग्रुप को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके नीचे वाली जो रो है उसमें हाइड्राइड और ऑक्साइड के बारे में दिया गया है। जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी, इन्होंने एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी कंसीडर किया और उनमें से ऑक्साइड और हाइड्राइड को कंसीडर किया। ऑक्साइड हाइड्राइड को इसलिए कंसीडर किया क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड और हाइड्राइड्स बनाते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पीरियड्स की, तो पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, टेबल में आप देख पा रहे होंगे। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में सब ग्रुप ए और बी हैं। सब ग्रुप ए में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, और सब ग्रुप बी में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं। इस तरह से प्रत्येक ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इसी तरह से अगर हम लोग बात कर लें पीरियड की, तो पीरियड 1 में केवल हाइड्रोजन है, 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। पीरियड 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है। जब पीरियड 4th में आते हैं तो वहाँ पर 2 सीरीज़ हैं, सीरीज़ 1 एंड सीरीज़ 2। अगर हम सीरीज़ 1 की बात करें तो उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकेल हैं। अगर 4th पीरियड में ही सेकेंड सीरीज़ की बात करें तो उसमें कॉपर है, जिंक है। उसके बाद अगले कॉलम में स्पेस वैकेंट है, फिर अगले कॉलम में भी वैकेंट स्पेस है। उसके बाद आर्सेनिक है, सेलेनियम है और ब्रोमीन है। इस तरह से पीरियड्स में सीरीज़ और ग्रुप में सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो ये सीरीज़ आपने पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, आपने इसे समझ लिया होगा। अब इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, क्या क्या एडवांटेज हुए मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के, क्या क्या डिसएडवांटेज हुए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। एडवांटेज क्या हुए? सबसे पहला एडवांटेज ये है कि मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी है वो नए तत्वों की खोज में उपयोगी सिद्ध हुई। जो नए एलिमेंट्स हैं जैसे गैलियम है, जर्मेनियम है, इनके डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई। कैसे हेल्पफुल हुई? जो मेंडलीफ थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में बीच बीच में जगह छोड़ रखी थी। जगह इसलिए छोड़ रखी थी, उन्हें आइडिया था कि यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट लाई करेगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पर वैकेंट स्पेस छोड़ा हुआ था, जिनकी बाद में डिस्कवरी भी हुई। जिसमें अगर हम लोग बात करें 3rd ग्रुप में
तो एल्युमिनियम के बाद स्पेस खाली छोड़ा गया था मेंडलीव द्वारा, वहाँ पर जो एलिमेंट लाई किया बाद में वो था गैलियम, और इसे नाम दिया गया एका एल्युमिनियम। एका एल्युमिनियम का मतलब है नेक्स्ट टू एल्युमिनियम, तो गैलियम को हम लोग बोलते हैं एका एल्युमिनियम, इसका मीन्स है नेक्स्ट टू एल्युमिनियम। इसी तरह से फोर्थ ग्रुप में सिलिकॉन के नीचे वाला जो कॉलम है वहाँ पर स्पेस वैकेंट था, वहाँ पे एक नए एलिमेंट की डिस्कवरी हुई जिसे हम लोग बोलते हैं जर्मेनियम, इसे नाम दिया गया एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन का मतलब है नेक्स्ट टू सिलिकॉन। एका जो टर्म है वो संस्कृत का टर्म है जिसका मीन्स होता है नेक्स्ट, अगला। सेकेंड एडवांटेज क्या था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का? सेकेंड एडवांटेज ये था कि जब टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करना क्या हो गया, ईजी हो गया। तो सिस्टमेटिक स्टडी में जो मेंडलीव की आवर साड़ी है वह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो थर्ड एडवांटेज है वो यह है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास डिफ़र कर रहा था जो एक्चुअल में नहीं था। जैसे अगर हम लोग बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 कंसीडर किया गया था, जो कि गलत था। इसे बाद में पीरियोडिक टेबल की हेल्प से सही किया गया और इसे बाद में 9 करेक्ट करके बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो 9 कर दिया गया। तो जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास के करेक्शन में जो पीरियोडिक टेबल थी वो हेल्पफुल हुई। तो ये 3 एडवांटेज थे पीरियोडिक टेबल के। अब हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के जो डिसएडवांटेज क्या क्या थे। मूल आवर्त साड़ी है, उसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। सब पहला डिसएडवांटेज है हाइड्रोजन का जो स्थान है वो अनसर्टेन था। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी हैं वो क्षार धातुओं से भी मैच करती हैं, एल्कली मेटल से, और दूसरी हैलोजन से भी मैच कर रही हैं। अब इसे हैलोजन के साथ रखा जाए या एल्कली मेटल के साथ रखा जाए, ये असमंजस की स्थिति थी। तो लेकिन इसे रखा कहाँ गया है, एल्कली मेटल्स या क्षार धातुओं के साथ रखा गया है। तो इसकी जो पोजीशन है हाइड्रोजन की उसमें अनसर्टेनिटी है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये डिसएडवांटेज या डीमेरिट कहलाएगी मूल आवर्त साड़ी की। सेकंड क्या है, जैसा कि अब हम जानते हैं कि मूल आवर्त साड़ी में एटम्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। लेकिन अगर हम समस्थानिक की बात करें, आइसोटोप की बात करें, तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम का एटॉमिक मास है 1, ड्यूटीरियम का 2, ट्राइटियम का 3। तो हाइड्रोजन को फिर 3 जगह रखना चाहिए एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, तो कार्बन को 3 जगह रखना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। लेकिन ऐसा नहीं है। तो समस्थानिकों का स्थान या आइसोटोप की जो पोजीशन है उसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो ये ड्रॉबैक कहलाएगा। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सभी आइसोटोप्स को अलग अलग रखा जाना चाहिए था, लेकिन केवल एक ही जगह एक एलिमेंट को रखा गया है। अगले अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में कहीं कहीं पर कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है, उन्हें पहले रख दिया गया है, और कम एटॉमिक मास वाले एटम को बाद में रखा गया है। जैसे कोबाल्ट को, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, उसे पहले रखा गया है, और निकल का एटॉमिक मास कम है, उसे बाद में रखा गया है। उसके बाद अगले ड्रॉबैक की बात करें तो जो समान तत्व हैं, समान तत्वों को प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी के बेसिस पर एक ही ग्रुप में रखा जाना चाहिए, लेकिन उन्हें अलग अलग रखा गया है। अलग अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर और थैलियम, इनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है लेकिन इन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। तो ये क्या कहलाएगा, ड्रॉबैक कहलाएगा। अगले ड्रॉबैक की अगर हम लोग बात करें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी नहीं है, फिर भी उन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया है। जैसे हम लोग ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स भी हैं और कॉइनाइज मेटल्स भी हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन्हें सब ग्रुप ए बनाकर ग्रुप 1 में रखा गया है। इसी तरह कॉपर, सिल्वर और गोल्ड,
ये क्वाइनाइज मेटल है, इन्हें सब ग्रुप बी बनाकर ग्रुप 1 में रख दिया गया है। तो ग्रुप 1 में सब ग्रुप ए और बी की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन इन्हें साथ साथ रखा गया है। तो ये भी क्या कहलाएगा, ड्रॉबैक कहलाएगा मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें लैंथेनाइड और एक्टिनोइड की, तो जो लैंथेनॉइड्स हैं, लैंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं उन्हें एक साथ रखा गया है। इसी तरह जो एक्टिनोइड हैं उन्हें एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स हैं उन्हें एक साथ रखा गया है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है मेंडलीफ की मूलाधार सारणी का। इसके बाद अगले ड्रॉबैक की बात करें तो मेंडलीफ के समय पर जो इनर्ट गैसेस हैं, निष्क्रिय गैसेस हैं, उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए मेंडलीफ ने इनर्ट गैसेस के लिए अपनी टेबल में स्थान नहीं दिया था। तो ये ड्रॉबैक्स हैं हमारे, ये पीरियोडिक टेबल के क्या हैं, ड्रॉबैक्स थे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियोडिक टेबल की। इन सारी बातों पे हमारा डिस्कशन हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।